नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज से आपका 20 जून और 20 जून को आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का एग्ज़ाम था, जो कि सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो सभी शिफ्टों में आपके जीके से लगभग 100 प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हो सकते थे वो सभी प्रश्न मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके जिसके प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। जो भी लोग को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लेकिन मिलेगा बस उसी को जो लोग वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो में कमेंट करेंगे। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्नों से। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होगा इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि आपके एग्जाम में आया था फर्स्ट शिफ्ट में। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने दृष्टिकोण से विभाजन का एक ज्ञानवर्धक विवरण है जो कि दिया है। साथ में इसमें उनके व्यक्तिगत अनुभव भी शामिल है जब भारत स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्रता और आज़ादी पर उनके विचार शामिल है। आपको बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे उम्मीद की किरण सेल के बारे में। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 466 रुपये में ये पास देखने को मिलेगा। साथ में कूपन कोड आप भी यूज करते हैं तो आपको 10 की जगह 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। इनका अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेते हैं तो यहाँ पर एसएससी फेज 12, जो कि अब तो एग्जाम खत्म हो गया है, नेक्स्ट ईयर आपका एसएससी फेज 13 का एग्जाम होगा, तो उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आप यहाँ पर तो देंगे ही देंगे, आपको अनलॉक होगा ही होगा। साथ में एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे सीएसएल हो, सीएसएल हो, एमटीएस हो या कोई भी एग्जाम हो, इसके अलावा रेलवे का भी एग्जाम हो, बैंकिंग का भी हो, डिफेंस का भी हो, आपके स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, टॉप से टॉप एग्जाम यूपीएससी से लेकर छोटा से छोटा एग्जाम ग्रुप डी तक के एग्जामों का मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू मात्र आप एक ही पास में, वो जो कि 466 रुपये में मिलेगा, उसमें ही आप लोग अनलॉक कर पाते हैं। तो कूपन कोड एपीजी के साथ आप लोग इस पास को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना फुल रिफंड भी ले पाते हैं, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन क्या हुआ रहेगा, तो आप लोग देर मत कीजिएगा, जल्द से जल्द इस सेल का लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चिराग योजना, जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जाता है, इसको अगर इस योजना का लाभ आपको उठाना है तो परिवार की वार्षिक आय कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये जो योजना है छात्रों के लिए लाया गया था, छात्र छात्राओं के लिए, और उस छात्र के परिवार की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया वो कोशिका अंगक है जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। यह एटीपी और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा बनाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया, अल्लारिपू भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य है, ठीक है। तो अल्लारिपू की बात करेंगे तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर है। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो भरतनाट्यम जिसका उत्पत्ति तमिलनाडु में हुआ है, भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। उसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले भारतीय राष्ट्र तमिलनाडु में हुआ है। यह नृत्य शैली दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। इसके अलावा प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पातिकारम में भरतनाट्यम का वर्णन है। अल्लारिपू भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य कृति है। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी वर्तमान में 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें से एक भरतनाट्यम, दूसरा कथक जो कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का है, कथक कली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल का और सतरिया आपका असम का है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टी एन कृष्णन यानी कि इनका पूरा नाम है त्रिपु निथुरा नारायण कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर वायलिन इसका राइट आंसर था। उसी प्रकार सभी वाद्य यंत्र और कलाकार के नाम देखें। अगर आपसे इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी के अंदर
पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई भी नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो संतूर वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो पंडित श्री कुमार शर्मा को याद रखिएगा, भजन सुपारी को याद रखिएगा, बांसुरी से हरिप्रसाद सोशिया को, पन्नालाल घोष को, तबला से जाकिर हुसैन को, अल्लाह रखा खां को, शबीर खान को, पंडित किशन महाराज को, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष को याद रखिएगा। उसी प्रकार सरोद से अलाउद्दीन खान को, अली अकबर खान को, अमजद अली खान को, बुद्ध देव दास गुप्ता को याद रखिएगा। वहीं पर शनाई से बात करेंगे तो बिस्मिल्लाह खां को याद रखिएगा, कृष्ण नाम चौधरी याद रखिएगा, अली अहमद हुसैन को याद रखिएगा। सितार से पंडित रविशंकर को याद रखना है, शहीद परवेज खां को याद रखना है, बुद्धदत्त मुखर्जी को याद रखना है, साथ में अनुष्का शंकर को याद रखना है। इसके अलावा सारंगी से शकूर खां को, पंडित राम नारायण को, रमेश मिश्रा को, सुल्तान खान को, वीणा से जिया मोहिदुन डागर को, अय्यारी श्याम सुंदरम को, दुरई स्वामी अयंगर को, रुद्र बीना से असद अली खां को, मोहन बीना से पंडित विश्व मोहन भट्ट को, वायलिन से आपको याद रखना है सुश्री गोपाल कृष्ण को, श्रीमती एम एन राजन को, एन आर मुरलीधरन को, एम चंद्रशेखरन को, वीजी जोग को, लाल गुड्डी जयरामन को, घटम से याद रखिएगा टी एच विनायक करम को, ई एम सुब्रमण्यम को, मडगम से के वी प्रसाद को याद रखिएगा, एस वी राजा राव को, उमाल या पूरम श्रीवर्मन को, मेडोलिन से यू श्रीनिवास को, पखावत से तोताराम शर्मा को, सुरभार से अन्नपूर्णा देवी को। इसके अलावा गिटार से आपको याद रखना है, वो याद रखना है ब्रजभूषण काबरा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द एंटी माइक्रोवियल एजेंट इन जिंगर, यानी कि अदरक में रोगाणुरोधी एजेंट क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, अदरक जिंजरोल और पेराडोल और सोगुलोस और जिंजरोन के कारण रोगाणुरोधी और अन्य जैविक गतिविधियों भी दिखाता है। एक महत्वपूर्ण खोज से पता चला है कि 10% इथेनॉलिक अदरक के अर्क में रोगजनकों के खिलाफ रोगाणुरोधी क्षमता पाई गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जिंजरोल, पेराडोल और सोगुलोस इसका राइट आंसर था। ठीक है, साथ में जिंजरोन भी था। नेक्स्ट आपसे गरीबी का वास्तविक परिभाषा पूछा गया था, आपको टिक करना था। तो गरीबी की बात करते हैं तो गरीबी एक ऐसा अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के पास एक निश्चित जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक चीज़ों का अभाव होता है। गरीबी के विविध पर्यावरणीय, कानून, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण और प्रभाव हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वो पूछा गया किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है। आपसे एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है। तो उसका राइट आंसर था मुख्यमंत्री के सलाह पर। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाती है। मंत्रिपरिषद नीतिगत फैसले लेते हैं और राज्यपाल को महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह देता है। इसके अलावा परिषद विधानसभा को बिल प्रस्तुत करता है, उन्हें आराम करता है। ये समुदाय के भागीदार राज्यों और संस्थानों को दिशा निर्देश देता है। ये समुदाय के बजट पर विचार करता है, राज्य के वित्त को नियंत्रित करता है। ये कर्मचारियों के लिए नियम कानून बनाता है। यह वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और बैठकों में एजेंडा बनाता है। ये क्षेत्रीय समितियों का स्थापना भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर 1833 के चार्टर अधिनियम था। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी एक राजन संस्था भर रह गया। कंपनी को आने वाले 20 वर्षों के लिए क्राउन एवं उत्तराधिकारियों के न्यायाधीश के रूप में भारत का प्रशासन का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वो पूछा गया आपसे कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों हेतु कानून बनाने का शक्ति प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर चार्टर एक्ट 1833 भी इसका राइट आंसर था। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य करना था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। काउंसिल में गवर्नर जनरल को कंपनी के सैन्य और नागरिक कार्यों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन सौंपा गया। बम्बई, मद्रास, बंगाल और अन्य प्रदेश गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गए। इस प्रकार प्रशासन केंद्रीकृत था। इसके अलावा कानून बनाने की शक्ति भी केंद्रीकृत थी। अब केवल गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। बंबई और मद्रास की संविधान सभाओं की कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, साथ में क्वेश्चन, साथ में और भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, आप पीडीएफ में इसको पढ़ सकते हैं जो कि टेलीग्राम पे आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस आपका हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर 12 जनवरी होगा। यह दिन महानतम दार्शनिकों और आध्यात्मिक नेताओं में से एक स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने पहली बार स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तभी से पूरे देश में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनके जीवन और स्वामी विवेकानंद के विचारों के माध्यम से प्रेरित करके देश के लिए बेहतर भविष्य जो कि बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है कि किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को बंदी बनाया और अपने भाई को मार डाला। इसका राइट आंसर आपका औरंगजेब था। औरंगजेब शाहजहां मुमताज बेगम का तीसरा बेटा था
औरंगजेब ने अपने छोटे भाइयों शुजा और मुराद को मार डाला और सबसे बड़ा भाई दारा शिकोह का पीछा किया। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में अपने घर के अंदर जुलाई 1658 से लेकर मृत्यु तक जनवरी 1666 तक बंदी बनाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका औरंगजेब था। नेक्स्ट है कि पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। पहला सीमेंट संयंत्र की बात करेंगे, इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। मद्रास में साउथ इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पोर्टलैंड सीमेंट बनाने की पहल की थी। प्रयास असफल साबित हुआ, इसके तुरंत बाद इसे रोक दिया गया। बाद में 1914 में गुजरात के पोरबंदर में एक कार्यरत सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ब्लू आइज शब्द से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका निशानेबाजी था। ब्लू आइज एक शब्दावली है जिसका उपयोग राइफल निशानेबाजी खेल में किया जाता है। ये डार्ट्स में फर्स्ट से 5 फुट 8 इंच 1 यानी कि 1.73 मीटर ऊपर स्थित है। बुलसाई विभिन्न रंगों या निशानों में आती है। सटीक लक्ष्य निशाना करने वाले खिलाड़ियों का अन्य भागों की तुलना में उच्चतम स्कोर होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं तो यह स्थापना आपका हुआ था 1 अक्टूबर 1937 में। भारत का संघीय न्यायालय 1935 के भारत सरकार अधिनियम की शर्तों के तहत भारत का संघीय न्यायालय मूल अपीलीय सलाहकार क्षेत्राधिकार वाला एक न्यायिक निकाय था जिसकी स्थापना 1937 में भारत में हुआ। संघीय न्यायालय की दिल्ली में स्थित होने के बावजूद 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होने तक इसका संचालन जारी रहा। प्रांतों के साथ साथ केंद्र और प्रांतों के बीच मतभेदों को निपटाने के लिए दिल्ली में संघीय अदालत की स्थापना की गई थी। 6 से अधिक न्यायाधीशों और एक मुख्य न्यायाधीश की सेवा नहीं देनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, प्लासी का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। तो प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो प्लासी का युद्ध सिराज उद दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में लड़ा गया था। ब्रिटिश सेना का उस समय नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, इस बात को याद रखिएगा। साथ में ये जो युद्ध है आपका 1757 में प्लासी नामक बंगाल में एक जगह है वहां पर लड़ा गया था। इस लड़ाई में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी, यानी कि ब्रिटिश सेना का इस युद्ध में आपका जीत हुआ था। इसके अलावा बक्सर की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। ये भी ब्रिटिश सेना और अवध बंगाल और जो मुगल समाज के नवाब थे उन सभी के संयुक्त सेनाओं के विरुद्ध लड़ा था। फिर भी आपका जो ब्रिटिश सेना था वो दोस्तों आपका जीत गया था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध पूछा गया था तो इसको याद रखिएगा। सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1757 में यह युद्ध लड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में आपका शपथ और अभिपुष्टि के का भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो भी संवैधानिक पदों पर निर्वाचित नियुक्त किए व्यक्ति होते हैं उसका जो शपथ है इसी पर आपका इसी पर उल्लेखित है। अनुसूची तीसरे में किसका किसका शपथ प्रतिज्ञान शामिल है। केंद्रीय मंत्री का, संसद चुनाव उम्मीदवार का, संसद के सदस्य का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, राज्य मंत्री का, राज्य विधान मंडल चुनाव उम्मीदवार का, राज्य विधान मंडल के सदस्यों का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2023 के स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर श्रीमती आनंदीबेन पटेल इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा वर्तमान समय में 2023 या 24 के संबंध में देखें आपके सभी राज्यों के राज्यपाल के बारे में तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर जो कि पहले आपके जज थे अब राज्यपाल बन गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के हैं लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक। असम के हैं गुलाब चंद कटारिया। बिहार के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर। छत्तीसगढ़ के हैं विश्वभूषण हरिचंदन। गोवा के हैं PS श्रीधरन पिल्लाई। गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं। हरियाणा की बात करेंगे बंडारू दत्तात्रेय है। हिमाचल प्रदेश का शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। झारखंड का CP राधाकृष्णन है। कर्नाटक का थावरचंद गहलोत है। केरल की बात करेंगे तो आरिफ मोहम्मद खां है। मध्य प्रदेश का मंगू भाई छगन भाई पटेल है। महाराष्ट्र का रमेश बैस है। मणिपुर की बात करेंगे सुश्री अनुसुईया उइके है। मेघालय का फागू चौहान है। मिजोरम का कंब मपति हरिबाबू है। नागालैंड का श्री ला गणेशन है। उड़ीसा की बात करेंगे रघुवर दास है। पंजाब की बात करेंगे बनवारी लाल पुरोहित है। राजस्थान की बात करेंगे कलराज मिश्र। सिक्किम की बात करेंगे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। तमिलनाडु की बात करेंगे श्री RN रवि है। तेलंगाना की बात करते हैं तो CP राधाकृष्णन है। त्रिपुरा की बात करेंगे तो नल्लू इंद्रसेना रेड्डी है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल है। उत्तराखंड का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है CB आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील की बात करेंगे तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर उड़ीसा होगा। चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लवणीय झील है यानी कि लैगून झील है। यह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है जो बंगाल की खाड़ी से रेत की एक छोटी सी पट्टी से अलग होता है। साथ में यह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के पुरी खुर्दा गंजाम जिलों में दया नदी के मुहाने पर फैला हुआ है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। साथ में वर्ष 1981 में चिल्का झील को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्र भूमि नामित किया गया था।
चिल्का में प्रमुख आकर्षण इरावदी डॉल्फिन है, जिन्हें अक्सर सतपारा द्वीप के पास देखा जाता है। लेगून क्षेत्र लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में फैला नलवाना द्वीप फॉरेस्ट ऑफ रिट्स को वर्ष 1987 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। साथ में कालिजाई मंदिर को याद रखिएगा, जो चिल्का झील के द्वीप पर स्थित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व है मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 46 लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाता तो राइट आंसर दिल्ली होता। वहाँ का जनसंख्या घनत्व है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बात करेंगे दिल्ली का, तो दिल्ली राज्य में भी आगे, राज्य प्लस केंद्रशासित प्रदेश, ओवरऑल में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ राज्य पूछा जाएगा तो राज्य में आपका राइट आंसर बिहार होगा। इसके अलावा आपका एक है अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? आयुष्मान भारत योजना की बात करेंगे तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री उस समय के अरुण जेटली जी के द्वारा इस योजना का घोषणा भी किया गया था। अगला है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? महोत्सव उत्सव की बात करेंगे तो ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर नागा होगा। महोत्सव नागालैंड के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव है। ये मई में 3 दिनों के लिए मनाया जाने वाला सामुदायिक बंधन का त्यौहार है। यह त्यौहार मोकोक चुंग के एओ शहर में मनाया जाता है, जो कोहिमा से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। एक उत्सव के रूप में ग्रामीण एक दूसरे के लिए उपहारों का आदान प्रदान करके नए दोस्त बनाकर दावत, तालाब आदि के द्वारा अपनी मित्रता का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये आपका क्रिकेट का ट्रॉफी है। इसका राइट आंसर क्रिकेट होगा। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी एक प्रतिष्ठित क्रिकेट ट्रॉफी है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के द्वारा आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पहली बार 2004 में दिया गया था अपने ही देश के खिलाड़ी को, राहुल द्रविड़ को। इसके अलावा 23 में पिछली बार दिया गया है और लास्ट बार अभी तक दिया गया है, अभी तक 2024 में नहीं दिया गया है। वो दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को। अगला है, वी सत्यानारायण यानी वेदांतम सत्यानारायण इज नोन टू बी द ग्रेटेस्ट गुरु ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डांस फॉर्म? तो इसका राइट आंसर आपका होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर होगा। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, वेदांत सत्यानारायण शर्मा पॉपुलरली नोन एज द सत्यम वाज इंडिया क्लासिकल डांसर एंड कोरियोग्राफर। शी इज कंसिडर्ड एज द एक्सपर्ट ऑफ कुचिपुड़ी डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन की 100वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भौतिक वर्ष, जिसे आइंस्टीन वर्ष भी कहा जाता है, कब घोषित किया था? तो ये घोषित किया है सन 2005 में। इसका राइट आंसर सन 2005 होगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2005 को भौतिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये घोषणा भौतिकी विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन के चमत्कारी वर्ष की 100वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है। आइंस्टीन के 3 सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेख 1905 में लिखे गए थे। वो 3 है, सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत और ब्राउनियन गति का सिद्धांत। भौतिकी समाजों को विश्व सम्मेलन का एक प्रस्ताव, भौतिकी समाजों की विश्व सम्मेलन के एक प्रस्ताव के बाद 2005 को शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा भौतिकी का विश्व वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है? शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है NH1 को। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को शेरशाह सूरी के नाम जाना जाता है। इसके संस्थापक थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मूल नाम भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसका नाम है फरीद खां। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया, जो 5 आधुनिक देशों को जोड़ता है। मध्यकाल में यह शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा था। इसके अलावा दक्षिण में इस राजमार्ग के विस्तार को NH2 कहा जाता है। अटारी के बाद यह अमृतसर, जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना, राजपुरा, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुंडली से होते हुए अंत में दिल्ली पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार का जब आपसे नाम पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी का पूरा नाम था आपका मधुरे सन्मुख व दीवल सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, इसके अलावा ये भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी। वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार है। उसके बाद
इनको 1998 में ये पुरस्कार दिया गया था भारत का। इसके बाद 1999 में पंडित रविशंकर को दिया गया था, जो कि एक संगीतकार थे। 2001 में आपका बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था। साथ में सुश्री लता मंगेशकर को भी ये पुरस्कार 2001 में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भी भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा है, जो कि गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्वराज पार्टी का गठन है जो कि किसके द्वारा किया गया था। तो स्वराज पार्टी का गठन की बात करेंगे तो दो लोगों के द्वारा, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? जनवरी 2023 में। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा स्वराज पार्टी जैसे कि स्वराज पार्टी या कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 2022 में कहा गया कि वार्षिक सम्मेलन के बाद जनवरी 2023 में भारत में गठित एक राजनीतिक पार्टी थी जिसने अधिक स्व सरकार राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी। नेक्स्ट है, त्रंबकेश्वर मंदिर कौन से राज्य में है? त्रंबकेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो ये जो मंदिर है महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र होगा। ये त्रंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी नामक पर्वत के पास स्थित है, जहां से गोदावरी नदी बहती है। इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था। त्रंबकेश्वर मंदिर एक धार्मिक केंद्र है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगला है, अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन AMW क्लाइमेट इज फाउंडेड इन। तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। AMW क्लाइमेट आपका फाउंड किया जाता है गोवा में। AW क्लाइमेट आपका मध्य भारत में। CWG आपका उत्तर भारत में। E आपका जम्मू कश्मीर में। AS दोस्तों आपका ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। इसके अलावा BSW दोस्तों ये पंजाब का क्षेत्र है। ठीक है, सॉरी हरियाणा का क्षेत्र है। ये आपका BWSW आपका हरियाणा का है। DFC दोस्तों उत्तर भारत का है। इसी प्रकार ET की बात करेंगे तो ये आपका उत्तराखंड का है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया श्री दीपक मजुमदार किस नृत्य से संबंध थे? दीपक मजुमदार की बात करेंगे तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है। इनको 2018 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, जिसका उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी किया गया है। अगला है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में 109 देशों में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान की बात करेंगे तो 66 है। इसका राइट आंसर होगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI गरीबी को उसके विभिन्न पहलुओं में मापने का प्रयास करता है। ऐसा करने में प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के आधार पर गरीबी पर मौजूदा डेटा को पूरक बनाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के संबंध में भारत ने 109 देशों में 66वां स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावा राष्ट्रीय MPI का उद्देश्य वैश्विक MPI को अलग करना और वैश्विक MPI रैंकिंग में भारत की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक अनुरूप और व्यापक नीति कार्य योजना बनाना है। भारत MPI को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत किया गया है। अगला है, एक निम्नलिखित में से कौन से फूलहीन पौधे हैं जो शंकु और बीज उत्पन्न करते हैं जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होता है? राइट आंसर जिम्नोस्पर्म इसका राइट आंसर होगा। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो यह फूल रहित पौधे हैं जो शंकु और बीज पैदा करते हैं जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होता है। अगला है, भारत संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 76 की बात करेंगे तो ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 इसके भाग 5 के तहत भारत के महान्यायवादी की स्थिति संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है कि वो भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वो सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला प्राथमिक वकील भी है। भारत का राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के पद के योग्य हो। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, जिसे कि भारत का महान्यायवादी भी कहा जाता है, की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है सरकार की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिसका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था। ये खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में किया था। इसके बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी अपने ही चाचा का हत्या कर गद्दी पर बैठता है। सबसे पहले गुजरात पर कब्जा करता है, फिर रणथंभौर पर, फिर चित्तौड़ पर, फिर मालवा पर। वो पहला तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। अलाउद्दीन ने अपने विश्वस्त सेना गाजी मलिक के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत किया था। साथ में अलाउद्दीन खिलजी के दिन कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए गए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूछा जाएगा, अस्थायी सेना रखने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर होगा। दाग प्रथा का शुरुआत करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान? तो अलाउद्दीन खिलजी होगा। उन्होंने दाग, जो कि घोड़े को दागना, और चेहरा सैनिकों को वर्णनात्मक भूमिका की प्रणाली की शुरुआत करना ही अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक सुधार का एक अहम हिस्सा था। बाजार आर्थिक सुधार की बात करते हैं तो अलाउद्दीन ने अनेक नियमों के द्वारा बाजार को नियंत्रित किया।
सभी वस्तुओं की कीमत तय की, बिक्री के लिए सारा सामान सराय आदि नामक खुले बाजार में लाया जाता था। उन्होंने दीवानी रियासत नामक मंत्री के अधीन बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना की थी। ठीक था क्या कि आगरा शहर का स्थापना है जो किसने किया था? हाँ, वही आगरा जहाँ पर दोस्तों आपका ताजमहल है। ठीक है, तो आगरा शहर का जो स्थापना है आपका सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी की बात करेंगे तो ये लोदी वंश का राजा था, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। और लोदी वंश का अंतिम राजा आपका इब्राहिम लोदी था, जिसके साथ बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध किया था और भारत में मुगल समाज का स्थापना किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी की बात करेंगे तो 1489 से लेकर आपका 1517 ईस्वी तक है जो कि शासन किया था। आधुनिक जो आगरा आप देखते हैं जहाँ पर ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था, उसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने किया था। उसने 1506 में राजधानी को दिल्ली से आगरा हस्तांतरित भी कर दिया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और आगरा का जो स्थापना है, अगर आपसे वर्ष पूछा जाता है तो 1504 इसका राइट आंसर होगा। और 1504 में स्थापना करता है, 1506 में राजधानी दिल्ली से आगरा हस्तांतरित कर देता है। इसके अलावा मुगल वंश का संस्थापक बाबर भी कुछ समय के लिए आगरा में रहा था। उसने वर्गाकार फारसी शैली के बगीचों की अवधारणा को भी यहाँ लागू किया था। साथ में बादशाह अकबर ने आगरा के पास आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण कराया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था, तो आपका अकबर ने कराया था। इसके अलावा आगरा से संबंधित फर्स्ट शिफ्ट में आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट को आगरा में औरंगजेब के द्वारा कैदी बना लिया गया था, तो उसका राइट आंसर आपका शाहजहां था। ठीक है, शाहजहां को ही आपका औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में आपका आगरा के किला में ही कैदी बना लिया था और उसको 1666 तक उसी कैद में रखा था। बाद में शाहजहां का मृत्यु हो जाता है, फिर औरंगजेब आपका मुगल समाज का शासक बनता है। ठीक है, तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो विद्युत का सुचालक पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका शुद्ध जल हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल इसका राइट आंसर होगा। अच्छे चालक को पदार्थ होते हैं जहाँ विद्युत प्रवाह को उनके माध्यम से गुजरने देता है, जैसा कि आपका तांबा हो गया, चांदी हो गया आदि धातु सुचालक होती है। ग्रेफाइट भी एक अच्छा चालक है। इसके अलावा इनका उपयोग कंडक्टिंग वायर के लिए किया जाता है। और खराब चालक की बात करेंगे तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत प्रवाह को उनके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देता है, जैसा कि लकड़ी हो गया, हीरा हो गया, प्लास्टिक हो गया, शुद्ध पानी हो गया। ठीक है, इसके अलावा इनका उपयोग स्विच, इंसुलेटिंग कवर आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और शुद्ध जो जल है विद्युत का कुचालक होता है। अशुद्ध जल की बात करेंगे तो अशुद्ध जल या शुद्ध जल होता है जो इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। बाकी पीडीएफ में आपको दिया रहेगा, आप लोग वहाँ से भी आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। पॉवर्टी की बात करेंगे तो गरीबी या निर्धनता, जीवन जीने के साधन या इससे हेतु धन के अभाव की स्थिति है। पॉवर्टी मतलब गरीबी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दुनिया में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। दुनिया में नहीं, दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो दूध की बात करेंगे तो दूध में बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है आपका दूध में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से संबंधित है। लैक्टोज और अन्य सरल शर्करा को लैक्टिक एसिड में तोड़ने की क्षमता होता है। ठीक है, तो दूध में बैक्टीरिया को पाया जाने वाला बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट या सौर ऊर्जा प्लांट की बात करेंगे तो यह राजस्थान के जोधपुर जिले के फलौदी तहसील के भड़ला में है और इसकी सौर ऊर्जा क्षमता 2250 मेगावाट है और यह 14,000 एकड़ के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका जोधपुर हो जाएगा। अगर आपसे राज्य का नाम पूछा गया हो तो राजस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2011 में भारत की जनगणना कार्य कितने चरण में किया गया था। तो भारत का जनगणना 2011 में 2 चरण में हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका 2 चरण हो जाएगा। 2011 का जनगणना आपका 15वीं जनगणना था, लेकिन अगर आपसे आज़ादी के बाद पूछेगा तो आज़ादी के बाद ये आपका 7वीं जनगणना था। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाता है स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो यह आपका 1951 में हुआ था। 2011 का जनगणना 2 चरण में हुआ था। एक आपका मकान का सूचीकरण किया गया था, फिर बाद में आपका जनसंख्या का गणना किया गया था। 2011 का जो जनगणना है इसमें जो आपके चंद्रमौली हैं जो कि आपका जनगणना आयुक्त थे। जनगणना जो आयुक्त थे वो आपका गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2011 का जनगणना ही भारत का अभी तक का अंतिम जनगणना है। हर 10 साल के बाद आपका जनगणना होता है। 2021 में होना था लेकिन अब तक आपका जनगणना नहीं हुआ है। 2011 की जनगणना से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि अधिकतम जनसंख्या किस राज्य का है, तो
आपका यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या है। फिर पूछा जाता है सबसे कम जनसंख्या किसका है, तो सिक्किम का है। पूछा जाता है आपका सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ का है, तो केरल का है। पूछा जाता है सबसे कम साक्षरता दर कहाँ का है, तो ये आपका बिहार का है। भारत का साक्षरता दर कितना है, तो भारत का साक्षरता दर 74.04% है। पूछा जाता है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात राज्यों की बात करेंगे तो बिहार हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो दिल्ली हो जाएगा। ओवरऑल की बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में तो दिल्ली ही इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात पूछा जाएगा तो आपका अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार करके आपको रिलेट करके याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के गोदीबारा की खोज कहाँ पर की गई है। गोदीबारा यानी कि डॉक यार्ड, जिसे कि हम लोग आमतौर पर आज के समय में बंदरगाह के रूप में जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो एक जगह है लोथल, जो कि दोस्तों आपका गुजरात में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो लोथल है, सबसे पुराना गोदीबारा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जवाहरात, मोती और गनों के व्यापार में मदद करता है। ठीक है, तो लोथल कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदाड़ो, जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ पर आपका महान स्नानागार की खोज की गई है। हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा जो कि आपका रावी नदी के किनारे है। ठीक है, सबसे पहला जो स्थल है आपका हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा ही था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। ठीक है, वहाँ पर आपका अन्न भंडार मिला है। ठीक है, भारत की राखीगढ़ी की बात करेंगे तो भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो आपका राखीगढ़ी है, जो कि आपका हरियाणा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है आपका क्या है। आप लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। ठीक है, जिसमें से 10 मौलिक कर्तव्य आपका 1976 में जोड़ा गया था, जिसके लिए आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, जो कि आपका स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन आप वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य देखते हैं। वो जो एक मौलिक कर्तव्य था वो जोड़ा गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। वो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और माता पिता के द्वारा यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, यह भारत के संविधान में 86वां संशोधन 2002 के शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 4A में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य से संबंधित और प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है कौन से भाग से संबंधित है, तो भाग 4A से। आपसे अनुच्छेद पूछा जाता है तो आर्टिकल, अनुच्छेद की बात करेंगे तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 51। पूछा जाता है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। और पूछा जाता है किस समिति की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रयाग प्रशस्ति कोट के पोएट कौन है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति एक दोस्तों आपका क्या है, तो अभिलेख है, जिसकी रचना आपका हरिसेन के द्वारा किया गया था। हरिसेन की बात करेंगे तो हरिसेन आपका गुप्त जो सम्राट है समुद्रगुप्त, ठीक है, उसका दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना है जो कि किया था। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जिसे हरिसेन के द्वारा रचित 33 पंक्तियां शामिल है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बाद में फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था कि जो आपका ये कालिदास है, कालिदास वो किसका दरबारी कवि था, तो कालिदास की बात करेंगे तो कालिदास आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। ठीक है, जो कि आपका गुप्त सम्राट का ही शासक हुआ करता था, और चंद्रगुप्त को आपका विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया NHAI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो NHAI की बात करेंगे जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका संतोष कुमार यादव हो जाएंगे, जो कि IAS है, और वही आपके NHAI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जिसका फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण होता है। ठीक है, इसके अलावा NHAI के अध्यक्ष में शामिल होने से पहले ये जो आपके संतोष कुमार यादव हैं, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रिकी केस ने निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिवाइन टाइट्स। ठीक है, डिवाइन टाइट्स के लिए रिकी केस को अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा रिकी केस ने 2023 में एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। डिवाइन टाइट्स रिकी केस और लोनी पार्क, राउटर केलरमैन और अन्य सहित कई अन्य कलाकारों के बीच एक सहयोगी एल्बम है। रिकी केज की पिछली ग्रैमी जीत उनके एल्बम पेंट्स ऑफ संचार 2015 में और बेलाड ऑफ माया 2019 के लिए थी, यानी कि रिकी केज ने अब तक 3 ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ठीक है, किसके लिए? एक आपका 2015 में विट्स ऑफ संसार के लिए, एक आपका 2019 में आपका बेलाड ऑफ माया के लिए, एक 2023 में आपका डिवाइन टाइट्स के लिए। तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी बात करेंगे तो अक्टूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में रिकी केज को संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत यूएनसीसी नामित भी किया गया था। ठीक है, इसके अलावा रिकी केज को GQ पत्रिका के द्वारा GQ हीरो 2020 के रूप में भी चुना गया था। उन्हें 2023 में GQ मैन ऑफ द ईयर का ताज पहनाया गया था। वो एक राजदूत के रूप में पृथ्वी दिवस नेटवर्क का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच आपका कब लड़ा गया था? ठीक है, तो कन्नौज का युद्ध की बात करेंगे तो कन्नौज का जो युद्ध है 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, कन्नौज के युद्ध को हम लोग बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो कन्नौज की जगह अगर बिलग्राम लिखा आए तो आपको 540 ही मारना है। ठीक है, हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं आपका बाबर का पुत्र था, जिसने 1530 में बाबर के मृत्यु के बाद राजगद्दी पद संभाली थी। ठीक है, इसके उत्तराधिकारियों में कामरान हिंद लश्करी अफगानों के द्वारा चुनौती दी गई थी। ये आपका हुमायूं का भाई था। हुमायूं का पहला जो अभियान है कलिंजर के खिलाफ था, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कन्नौज के युद्ध के अलावा आपसे पूछा जाएगा चौसा का युद्ध। तो अगर आपसे चौसा का युद्ध पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर आपका 1539 होगा। यह भी शेर शाह हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इसके अलावा हुमायूं की एक बहन थी गुलबदन बेगम, इसके द्वारा हुमायूं नामा जो कि हुमायूं के आत्मकथा है उसको लिखा गया था। अगर शेर शाह सूरी का असली नाम पूछा जाता है तो फरीद का इसका नाम था, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा हुमायूं ने शामल की लड़ाई 1544 में मारवाड़ के राजपूत सेनाओं को भी हराया है। इसके अलावा आपसे बाबर के विषय में पूछा जाएगा। बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था उसके विरुद्ध। इसके अलावा भारत में 1526 में बाबर ने आपका मुगल समाज का स्थापना किया था। 1527 में भी युद्ध हुआ था, 1528 में भी युद्ध हुआ था, 1529 में भी युद्ध हुआ था। ठीक है, 4 साल आपका बाबर ने युद्ध किया था। ठीक है, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी हम PDF में आपको यहाँ पर दे देंगे। PDF की बात करेंगे तो PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से जुड़ना मत भूलिएगा। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जालियांवाला बाग नरसंहार के रूप में किसने नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दिया था? ठीक है, तो नाइटहुड की उपाधि की जब बात की जाएगी तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। किस नरसंहार के बाद? तो जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद। जालियांवाला बाग नरसंहार आपको मालूम होगा 13 अप्रैल 1919 को आपका हुआ था। इसके बाद 22 मई 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपका नाइटहुड की उपाधि है जो कि उन्होंने लौटा दी थी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था वो आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में आपके कुछ जो आपके विरोधी थे वो एक जगह जालियांवाला बाग में शामिल हुए थे। इसके अलावा उसी पर हैं जो कि वहाँ के जो पंजाब के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने आदेश दिया गोली चलाने का और गोली चलाया और बहुत सारे लोगों का आपका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। साथ में एक नाम आपका आता है सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का। ठीक है, तो जो रॉलेट एक्ट जो आया था उसके अनुसार ये जो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे उसको गिरफ्तार कर लिया था। उसके विरोध में सब लोगों ने जालियांवाला बाग में आपका क्या किया था? इकट्ठा हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा महात्मा गांधी जी भी ने एक उपाधि है जो को वापस लौटाया था, केसर हिंद का। ठीक है, तो केसर हिंद की उपाधि अगर आपसे आता है तो इसका राइट आंसर आपका महात्मा गांधी होगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया आपसे कि
निम्नलिखित में से कौन जॉर्ज ऑरवेल की प्रसिद्ध पुस्तक है? जॉर्ज ऑरवेल की प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में आया था, तो इसका राइट आंसर आपका 1984 हो जाएगा। 1984 दोस्तों आपका पुस्तक का ही नाम है, ठीक है। इसे 1949 में अधिनायकवाद के खिलाफ चेतावनी के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा ऑरवेल ने नाजीवाद और स्टालिनवाद के दोहरे खतरों पर वर्षों के चिंतन के बाद चेतावनी के रूप में 1984 जो पुस्तक है वो है जो कि लिखने का काम किया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1984 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वो पूछा गया कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस भारतीय शासक के दरबारी कवि थे? तो कालिदास की बात करेंगे या आर्यभट्ट की बात करेंगे? दोनों का जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका एक ही होगा। वो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। जो आपके कविदास थे वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। साथ में जो आर्यभट्ट थे वो भी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबारी कवि थे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा कालिदास के द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया है शंकुतलम, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है शंकुतलम जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका आर्यभट्ट के द्वारा ही लिखा गया है, सॉरी कवि कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो ये गुप्त वंश का राजा था जो कि 375 से लेकर 415 ईस्वी तक है जो कि भारत पर शासन किया था, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था, ये क्वेश्चन अगर आपसे आता है तो इसका भी राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ही होगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा फायान के बारे में आप लोग जानते होंगे। फायान जो कि एक दोस्तों आपका चीनी जातीय था, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में आपका भारत आया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका भी राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय ही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो जब दोस्तों आपका आपातकाल लगेगा, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तो लोकसभा की जो अवधि है सामान्य कार्यकाल से 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 1 वर्ष हो जाएगा और यही आपातकाल होने के 6 महीने बाद तक ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, 1 साल इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना है वो दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है जो भारत के संविधान के तहत अपील की अंतिम अदालत सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ है, ठीक है। यह आपका ये 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, कहाँ पर, तिलक मार्ग नई दिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा भी वर्तमान समय बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का, तो सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में दोस्तों आपका 33 न्यायाधीश है प्लस एक आपका मुख्य न्यायाधीश है। वो जो मुख्य न्यायाधीश का नाम है आपका धनंजय वाई चंद्रचूड़ है, इसको भी आप याद रखिएगा। और भारत के पहला मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछा जाता है तो ये दोस्तों आपका हरिलाल कानिया है, HG कानिया आपका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1951 भारत की पहली जनगणना के आयुक्त कौन थे। तो 1951 की जनगणना की बात करते हैं तो 1951 का जनगणना स्वतंत्रता के बाद ये आपका पहला जनगणना था। तो इसको भी याद रखिएगा, यह प्रश्न आपको किसी रूप में भी आ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में होने वाला पहला जनगणना किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर 1951 होगा, ठीक है। तो भारत का जो 1951 का जनगणना है स्वतंत्रता के बाद होने वाला पहला जनगणना है। अगर आपसे इसका अधिनियम पूछा जाता है तो 1948 के अधिनियम के तहत है जो कि आपका हुआ था, ठीक है। 10 फरवरी 1951 को ये आपका शुरू हुआ था, लेकिन आपसे पूछा गया था इसका जनगणना आयुक्त। तो जनगणना आयुक्त की बात करेंगे तो श्री RL गोपाल स्वामी, ठीक है। श्री RL गोपाल स्वामी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 2051 से लेकर 2011 तक की जनगणना की बात करते हैं तो ये आपका 7वां बार जनगणना हुआ था, लास्ट बार 2011 में ही। और 2011 की जनगणना का आयुक्त अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रमौली, ठीक है। चंद्रमौली साहब जी थे 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त। ये जो जनगणना आयुक्त होता है वो किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है, तो ये आपका गृह मंत्रालय के तहत ही कार्य करता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि असहयोग आंदोलन है जो कि कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1920 में शुरू हुआ था। अगर आपसे डेट भी पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर 1 अगस्त 1920 हो जाएगा, ठीक है। किया गया था, बाद में 1922 में चोरी घटना हुआ था, आपको मालूम होगा 4 फरवरी 1922 को चोरी का घटना हुआ था। उसके बाद से ये असहयोग आंदोलन आपका वापस ले लिया गया था। ये जो चोरी का घटना हुआ था 4 फरवरी 1922 को, इसमें आपका 22 पुलिसकर्मी को
थाने में ही जिंदा जला दिया गया था आंदोलनकारी के द्वारा। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन आपका इसी समय शुरू हुआ था। इसके अलावा असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व में महात्मा गांधी ने किया था, इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक जैसे कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने असहयोग आंदोलन के विचार का एक सुमत विरोध किया था। इसके अलावा असहयोग आंदोलन के दौरान जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसका भी नाम याद रखिएगा, जेम्स फोर्ड इसका राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन की प्रक्रिया किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 368 होगा। भारत का संविधान एक विशेष संशोधन प्रक्रिया प्रदान करता है, जो अनुच्छेद 368 जिसे संविधान द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान का भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 में निर्धारित है। यह प्रक्रिया भारत के संविधान की पवित्रता सुनिश्चित करता है और भारत की संसद की मनमानी शक्ति पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो अनुच्छेद पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 368 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सरकार ने उज्ज्वला योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो सरकार की बात करेंगे तो जो आपका ये है जो उज्ज्वला योजना है, उसको दोस्तों आपका 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका अभी 1 साल हो जाएगा। और ये जो उज्ज्वला योजना है, इसके तहत आपका एलपीजी सिलेंडर है जो कि प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक आपका आया था प्रोजेक्ट लाइन के विषय में, प्रोजेक्ट लाइन आपका कब शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर 15 अगस्त 2020 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,